बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट की थी उसमें इससे पहले जो है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और लॉयरिंग और जो था हमने वेपर प्रेशर लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किया था। तो हमने ये कहा कि जो ऐसी ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्वांटिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। तो क्योंकि हम सॉल्यूशंस में सल्यूट की जो क्वांटिटी है वो वेरी कर सकते हैं, हमारे पास डिल्यूट सॉल्यूशन इस तरह जो है वो हो सकते हैं कंसंट्रेटेड, तो उसमें ज़ाहिर है हम सल्यूट की जो है वो क्वांटिटी वेरी करते हैं, तो उस वजह से हम इनको जो है कॉल इसी तरह जो है वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी है। डिप्रेशन जो है ये इसको हम यहाँ पे कहेंगे कि जी कमी होगी, मींस फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा जब हम सॉल्यूशन जो है वो बनाएंगे। The freezing point of liquid is temperature at which the solid phase being to separate out from the liquid. At this temperature, solid and liquid phases are in equilibrium and have equal pressure. हमारे पास जो freezing point है ये नॉर्मली आपने जो है घरों में देखा, जब हम आइस या वाटर पानी जो है वो रखते हैं बर्फ़ जमाने के लिए, तो उसमें ये है कि आप देखें तो वो जब निकालते हैं हम तो वो डेफिनेटली वो सॉलिड होती है, सारी जो है वो जमी होती है। लेकिन अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप जो है ऑब्जर्व करें तो आप देखते हैं कि शुरू में वो नरम जो है वो जस्ट लाइक आप कह लें कि जैसे कॉटन रुई होती है उस तरह वो नरम सी बनती है, आस्ते आस्ते फिर वो जो है वो हार्ड होना शुरू होती है। और ये जो नरम सी होती है शुरू में, इसको अगर आप देखें और उससे भी पहले अगर आप फेस देखें तो आप अगर चेक करते रहें तो उसमें आपको बकायदा जो है वो क्रिस्टल्स शाइनिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर नजर आएंगे। तो ये जो जैसे जैसे ये बढ़ती रहती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पहले वो रुई सी बनती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है हार्ड हो जाती है। अब बताने का मकसद ये है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पे फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है, और इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका टोटल जो आपका लिक्विड है वो जब हार्ड फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, फिर ही हम उसको कहेंगे कि ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। नहीं, जब यहाँ पे ये फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी इफेक्टिवली अगर आपके लिक्विड में क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गई हैं, आपके लिक्विड में सॉलिड क्रिस्टल्स जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं, सॉलिड होना शुरू हो गया है वो, तो वो इसका मतलब है कि वो फ्रीज होना शुरू हो गया। अब जो हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि उस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड और लिक्विड फेजेस जो हैं वो इन इक्विलिब्रियम होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप देखें, हम कहते हैं कि जी जैसे ही वो बनेगी अगर कोई क्रिस्टल उसमें लिक्विड में, तो जाहिर है उसने तो टेम्परेचर गेन किया ना, जैसे वाटर है उसने 0 डिग्री पे जाके क्रिस्टल उसकी एक बनी है। लेकिन अगर अगर बाकी एनवायरनमेंट जो है वो इर्द गिर्द जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर अभी इतना नहीं हुआ, तो वो क्रिस्टल कहाँ जाएगी? वो क्रिस्टल जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने उसका टेम्परेचर दोबारा से फिर जो है वो, तो ये क्योंकि मूवमेंट भी है इस यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की, तो जहाँ पे फिर ये क्रिस्टल्स जो है वो बनना शुरू होती हैं, इट मीन्स कि वहाँ आपका जो है वो एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है कि अगर कोई क्रिस्टल ब्रेक डाउन होकर लिक्विड में जा रही है तो उधर से लिक्विड से जो है वो क्रिस्टल्स उतनी जो है वो बन भी रही होती हैं। तो ये इक्विलिब्रियम होता है कि जितनी आप कह लें कि आपकी परसेंटेज है वो एक मेंटेन हो जाती है कि क्रिस्टल्स भी बन रही हैं और लिक्विड भी जो है वो वहाँ पे मौजूद है इस टेम्परेचर के ऊपर, जहाँ पे क्रिस्टल स्टेबल वहाँ पे मौजूद हो, चाहे वो इन इक्विलिब्रियम भी है विद लिक्विड, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो होता है। ठीक है, और यहीं पे हमें फील होता है कि जी फ्रीजिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, और आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो होना शुरू हो गई है, सॉलिड होना शुरू हो गया है। इसके ऊपर जो इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम के ऊपर ज़ाहिर है उनका एक वेपर प्रेशर भी होता है, और जो वहाँ लिक्विड है और वो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड फेज, वो सेम ही होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो इक्वल ही होता है उनका, सॉलिड का और जो आपका लिक्विड है उसमें। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमने पहले जो पढ़ा उसके ऊपर बेस, यानी जो आज का सॉरी हमारा टॉपिक है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का जो है वो प्योर सॉल्वेंट से कम ही होता है।
We know that the vapor pressure of solution is less than that of pure solvent at each temperature. ये हमने जो lowering of vapor pressure किया था उसमें हमने कहा ये बात जो वो की थी कि हमारे पास जो vapor pressure है solution का वो कम होता है और solvent का vapor pressure जो है वो ज़्यादा होता है. Each every temperature each means कि अगर किसी भी temperature के ऊपर आप अगर compare करें जहाँ पे भी आपने compare करना है वो same होगा. मसलन आप 50 पे compare कर रहे हैं तो सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों को आपने 50 पे ही देखना है कि वो जो वेपर प्रेशर है वो क्या बिहेवियर शो करता है. तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट. It means that the vapor pressure of the solution will become equal to that of pure solid solvent only at lower temperature so that it may start freezing. अब जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाने से क्या होता है, वेपर प्रेशर कम होता है. उधर यही बात अगर आप इस सेंस में लें कि जब आपका लिक्विड जो है वो फ्रीज होना शुरू होता है तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है, क्योंकि आपकी जो क्रिस्टल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एनर्जी जो है वो लेस, हम उनमें से निकाल एनर्जी उनकी जो है वो कम होती जा रही है टेम्परेचर डाउन करने की वजह से. तो जैसे जैसे एनर्जी कम होगी उनकी मूवमेंट कम होगी, फिर आस्ता आस्ता जो है वो एक दूसरे के करीब आते आते जो है वो पैकिंग जो है वो उनकी इस तरह होती जाएगी कि वो सॉलिड हो जाए. ठीक है. अब ये जो सॉलिड होना शुरू हुए हैं और उधर से इसमें जो हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि जी जो फ्रीज हो रहा है उसमें सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है, ये पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर. तो उसमें हमने कहा कि वहां पे सॉलिड का और लिक्विड का जो प्रेशर है वो इक्वल होता है, क्योंकि वो दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, दोनों का इफेक्ट है इसलिए उनका प्रेशर इक्वल होता है. ये बात हम अगर यहाँ पे अप्लाई करें, हम कहते हैं कि जब सोल्यूशन हम बनाते हैं किसी सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट को यूज करते हैं, हम उसका सोल्यूशन बनाते हैं उसमें कोई सोल्यूट ऐड करके, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है. इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि सॉलिड का भी वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो है हमारे पास of the solution will become equal to that of pure solid solvent at lower temperature. कि अगर हम टेम्परेचर लो कर देते हैं उसके ऊपर आपका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो आपके सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाता है. क्योंकि सॉलिड, अगर सॉल्वेंट, सॉलिड का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज हुआ हो, ठीक है, वो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर हो. अब अगर फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर सॉल्वेंट है उसका भी वेपर प्रेशर कम हो रहा है, सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एट दैट कि हम फॉर दैट रीजन के दोनों जो हैं वो लोअर टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो सोल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर जो है ऑलरेडी एक तो सोल्यूट की वजह से कम हुआ ना, लेकिन अगर आप टेम्परेचर ही लो कर देते हैं तो फिर ये ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए. देखें जब कंप्लीट सॉलिड हो जाएंगे ना सोल्यूशन और सॉल्वेंट, तो फिर दोनों का इक्वल होगा. ठीक है, कंप्लीट सॉलिड हो जाए तो ना उसके वेपर होने हैं ना उसके वेपर होने हैं. ठीक है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में भी होते हैं तो भी यही कंडीशन होती है कि ये ऑलमोस्ट इनके जो वेपर प्रेशर हैं वो इक्वल हो जाते हैं सॉलिड सॉल्वेंट के और सोल्यूशन के. ये सॉलिड सॉल्वेंट जो है ये प्योर सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं, और सोल्यूशन जो है वो उसी सॉल्वेंट में अगर कोई आप सोल्यूशन बनाते हैं तो उसकी हम बात कर रहे हैं. तो लोअर टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों जो है इनके वेपर प्रेशर सेम होंगे. इसको दोबारा देख लें. इट मींस दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम इक्वल टू दैट ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट ओनली एट लोअर टेम्परेचर, सिर्फ लोअर टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर हाई करेंगे तो फिर उसका तो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं ना होगा सॉल्वेंट का, फिर जाहिर है सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सोल्यूशन का जो है वो कम होगा. सो दैट इट मे स्टार्ट फ्रीजिंग. और ये कहाँ पे होगा जाके, जहाँ पे ये फ्रीजिंग जो है वो स्टार्ट होगी, यानी वेपर प्रेशर उनका इक्वल हो जाएगा सोल्यूशन का भी और सॉलिड सॉल्वेंट का भी, और वहां पे जो है वो फिर डेफिनेटली फ्रीजिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी होगी. दिस इज द रीजन व्हाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट. और यही वजह है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है दैट ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट से, क्योंकि वहां पे जाके लोअर टेम्परेचर पे जाके फिर ये जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होना शुरू हो जाते हैं. और हायर उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर इनके वेपर प्रेशर में जो है वो डिफरेंस आता है. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो
खुद जिसकी वेपराइजेशन जो है वो ना हो, वोलाटाइल ना हो, solute the solvent molecule in the solution are somewhat more separated from each other than they were in the pure solvent. कि अगर हम सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो है उसमें नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि जो आपके जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल हैं सॉल्वेंट के वो थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ये इसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी आपको कि हम सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो जाहिर है कि सोडियम पॉजिटिव आयन है तो उसको नेगेटिव वाटर जो है उसने सॉल्वेट करना है, तो वो जो अरेंजमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो थोड़े सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि जो आपके सल्यूट के मॉलिक्यूल है उन्होंने भी अपनी जो है वहाँ पे जो है वो पोजीशन जो है वो अकोमोडेट करनी होती है, तो डेफिनेटली जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो थोड़ा जो है वो ज़्यादा सेपरेटेड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, थोड़ा उनका कह लें डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। ये किस वजह से क्यों से इस किस लिए होता है, क्योंकि उसने उस सल्यूट को सॉल्वेट करना होता है, उसको उसने अपने अंदर हल करना होता है। ठीक है जी, consequences temperature of the solution must be lower below the freezing point of the pure solvent in order to freeze it। ठीक है, और इसमें फिर ये क्या होगा कि आपको जो है वो ज्यादा टेम्परेचर जो है वो लो करना पड़ेगा उसको फ्रीज करने के लिए। अब इसकी जो है वो एग्जांपल छोटी सी हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें हमारे पास एक बॉक्स है और इसमें जो है ये कोई मॉलिक्यूल्स हैं, मैं कहता हूँ जी ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे थोड़ा इनको रखें। ये फॉर एग्जांपल एक प्योर सॉल्वेंट है और इसके साथ एक बॉक्स है। इसमें जी मैं कहता हूं कि हमारे पास अब हमने सल्यूट ऐड कर दिया, ये सल्यूट जो है वो और इसमें जो है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी हैं। ठीक है जी, ये हैं, ये हैं। अब क्योंकि ये अटैच्ड हैं विद सल्यूट, सल्यूट के साथ अटैच हो गए हैं इसलिए ये थोड़े थोड़े जो है वो इनमें सेपरेशन ज्यादा होगी, इनका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। रेड जो हमारे पास हैं ये हमारे पास सल्यूट पार्टिकल्स हैं और ये आप देखें एक मेंशन करने की कोशिश की है मैंने कि इसमें आपको डिस्टेंस ज्यादा नजर आ रहा है, इसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं उनमें डिस्टेंस जो है वो कम नजर आ रहा है। अब देखें सल्यूट जो है वो अपने सोल्यूशन सॉरी बन गया। अब हमने इन दोनों को फ्रीज करना है। फ्रीजिंग में क्या होता है कि फ्रीजिंग में जैसे मैंने पहले आपको बताया और जो हमारी उधर कैंपस में क्लास हुई थी उसमें भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि तीन जो फेजेस हैं उनमें फ़र्क क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो है वो रोल कर सकते हैं। ठीक है, वो मूव इस तरह करते हैं कि लिक्विड फ्लो करता है। और जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, पैक होते हैं। अब ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास कंडीशन है, हम कहते हैं कि जी ये लिक्विड ही है, ठीक है, और ये भी जो है वो लिक्विड है। सॉलिड कब होगा? जब हम इसको इसका टेम्परेचर जो है वो कम करेंगे। अब टेम्परेचर कम करने से होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के और करीब आना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ उनकी जो कह लें कि डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होना शुरू होता है और आस्ता 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 ये क्लोजली पैक हो जाते हैं और जहाँ पे ये कंप्लीट क्लोजली पैक हो जाते हैं वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है जहाँ पे ये मॉलिक्यूल फ्रीज हो चुके होते हैं और एक सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब डेफिनेटली अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑलरेडी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है जैसा कि यहाँ पे है, तो इसका भी आप टेम्परेचर कम करेंगे और इसका भी कम करेंगे। तो जहाँ पे डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स में ज्यादा है वहां पे डेफिनेटली आपको ज्यादा टेम्परेचर जो है वो डाउन करना पड़ेगा क्योंकि
मालिक्यूल में डिस्टेंस ज़्यादा है, टेम्परेचर हम ज़्यादा डाउन करेंगे ताकि वो करीब आए और सॉलिड में जाएं। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी जो है वो करीब है, यहाँ पे आपको इतना टेम्परेचर जो है वो कम नहीं करना पड़ेगा ताकि उनको फ्रीज करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक दूसरे के करीब हैं, ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर नहीं है। तो इस वजह से जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है उनके अपार्ट हो जाते हैं, थोड़े डिस्टेंस उनमें जो है इंक्रीज होता है सॉल्वेंट का। इसलिए सॉल्यूशन फॉर्म में आपको ज़्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ता है, मींस के आपका वही सॉल्वेंट जो प्योर फॉर्म में होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि 0 है, तो आप जब सॉल्यूशन बना लेंगे तो आपको टेम्परेचर 0 से भी नीचे -1 तक फॉर एग्जांपल जो है वो आप करेंगे, तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे, उस कंडीशन में आएंगे और सॉलिड जो है वो फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो फ्रीज हो जाएंगे। अब हमारे पास ये फिगर जो है 7.9 शो द वेपर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। ये हमारे पास जो है वो लिक्विड सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन का कर्व है, और ये जो है सॉलिड सॉल्वेंट का जो है वो कर्व बना हुआ है, मींस जो सॉल्वेंट प्योर का जो है वो फ्रीज का। ठीक है जी। ए बी लाइन इज द सब्लिमेशन कर्व ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट। सब्लिमेशन कर्व जो ए बी है, ये सब्लिमेशन कर्व ये होता है कि आपके पास कोई भी सॉलिड है ना, उसको आप डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर सॉलिड के वेपर्स बन रहे हैं विदाउट पासिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट, तो वो जो प्रोसेस है वो सब्लिमेशन प्रोसेस है। ठीक है, वो सब्लाइम हो रहा है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। उसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर में जाता है, इसलिए इसका जो प्रेशर होगा सॉलिड का वो उसके वेपर्स जो बन रहे हैं उसके हिसाब से होगा। अब ये जो है ये हम कहते हैं कि जी ये उसका सब्लिमेशन कर्व है, कि जहाँ पे हम कहते हैं कि डायरेक्टली सॉलिड जो है उसके वेपर प्रेशर को हम देखेंगे। CD इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। ये हमारे पास जो CD कर्व है ये वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है। ठीक है जी। दीज टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। हमारे पास ये देखें प्योर सॉलिड का और जो सॉलिड सॉल्वेंट है ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट बी के ऊपर, वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट आर इक्वल। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर PS आ रहा है और जो वेपर प्रेशर है उसका लिक्विड का सॉल्वेंट प्योर का, वो यहाँ पे दोनों की यहाँ पे कर्व मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों की वैल्यूज, ये प्रेशर की वैल्यूज जो है वो सेम है। और किस टेम्परेचर के ऊपर है, ये इस T0 टेम्परेचर के ऊपर है। ठीक है। पॉइंट बी, अच्छा जी, द टेम्परेचर T0 corresponding to the this vapor pressure P नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है जी। ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है, क्योंकि जो सॉलिड सॉल्वेंट की बात हम कर रहे हैं ये भी प्योर है, और जो लिक्विड सॉल्वेंट का हमने ये कर्व ड्रा किया हुआ है ये भी प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है। और ये जहाँ पे वैल्यू सेम है वो एक्चुअली इसका जो है वो इस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और वो फ्रीजिंग पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो T0 है, और जो प्रेशर है वो हमारे पास जो है वो P0 है। The vapor pressure curve of the solution of non-volatile solute will be lower than that of pure solvent and it is represented by EF। ठीक है, ये देखें हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होगा तो डेफिनेटली इसका कर्व जो है वो नीचे होगा, और ये सॉल्वेंट का जो है ऊपर होगा। वैसे ये हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी ये चीज़ जो है वो उसमें भी देखी। तो इसको अगर आप ड्रा करेंगे डेफिनेटली इसकी वेपर प्रेशर वैल्यूज जो है वो कम होगी सॉल्यूशन की, तो इसका कर्व जो है वो नीचे ही होगा, लोअर अंडर दी लिक्विड सॉलिड प्योर सॉल्वेंट कर्व। दिस कर्व इंटरसेक्ट्स द सब्लिमेशन कर्व एट पॉइंट E। अब ये कर्व जो है ये इस पॉइंट पे देखें, सब्लिमेशन पॉइंट जो है कर्व जो हमारा सॉलिड का था उसके ऊपर ये उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, where the solution will have the same vapor pressure as the pure solid solvent। ये देखें कि ये हमारे पास
जो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है सोल्यूशन का कर्व और सॉलिड का कर्व, ये प्योर सॉलिड सॉल्वेंट का जो है वो हमारे पास वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, और इसी पॉइंट के ऊपर सोल्यूशन का भी जो है वो वेपर प्रेशर जो है दोनों जो है ये पी होंगे। ये पहले वाला जो है वो सॉरी पी नॉट नहीं है, यहाँ पे पी एस होगा जो हमने पीछे किया था, क्योंकि इसके ऊपर ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एस जो है वो ये मेंशन किया हुआ। अब हमारे पास ये जो सोल्यूशन का कर्व जो इंटरेक्ट कर रहा है, ये कहाँ पे कर रहा है, ये हमारे पास इस टेम्परेचर T के ऊपर है। अब देखें ये T से T नॉट, T जो है ये T नॉट से कम है। सो एट लोअर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ये चीज जो हमने पहले की थी कि जब हमारा टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्यूशन का और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल होगा। ये वो उस पॉइंट है E जो है इसके ऊपर ये हमें ग्राफ के ऊपर नजर आ रहा है। Hence T is the freezing point of the solution and is lower than T naught। ठीक है, अब देखें ये जो हमने T नॉट पहले जो हमने कहा, ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, ये सॉलिड का है, प्योर सॉलिड का, सॉरी सॉलिड, और जो हमारा पास प्योर सॉल्वेंट है उसका हमने कहा था ना फ्रीजिंग पॉइंट पी एस पॉइंट, ये जो है इसके ऊपर इसका प्रेशर ये है। तो जब हमने इसका टेम्परेचर जो कम किया हुआ है और उसके ऊपर हम जहाँ पे ये सोल्यूशन का और ये सॉलिड जो है इसका कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट के ऊपर, तो ये हमारे पास अब फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सोल्यूशन का और सॉलिड सॉल्वेंट का। अब अगर आप यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट्स को कंपेयर करें, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये T जिसका हमने कहा कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, इसकी वैल्यू T नॉट से कम है क्योंकि ये उससे पीछे आ रहा है। अगर यहाँ पे हम जीरो करें तो ये उससे वैल्यू पीछे आ रही है। So the depression of freezing point of a solution is given by the delta TF। डेल्टा TF जो है इसको हम मेंशन करते हैं फॉर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ये किसके इक्वल होगा, T नॉट माइनस T। ठीक है, अगर आप टी नॉट में से ये टी निकाल दें, यानी आपने ये डिफरेंस फाइंड करना है जो दोनों में आ रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी एफ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड अमाउंट ऑफ द सल्यूट। अब जो हमारे पास जो है डेल्टा टी एफ जो है या जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कि आपके सॉल्वेंट की नेचर क्या है, उसके अपने ही ज़ाहिर है फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह जो है वो सॉल्वेंट्स के डिफरेंट होते हैं, और उसके साथ साथ जो आप सोल्यूट की क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं टू मेक द सोल्यूशन, उसके ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है। लेट पी एस बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, पी एस बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एट टी नॉट। ठीक है, कि हमारे पास पी एस जो है जैसे ये टी नॉट के ऊपर है, तो पी एस जो है हम इसको कहते हैं कि ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड है, क्योंकि ये दोनों का यहाँ पे आप देखें कि सेम वैल्यू है, सॉलिड की भी और प्योर लिक्विड की भी जो फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू है। and pure liquid solvent at T naught temperature and P be the vapor pressure of the both solid solvent and solution at temperature T। यानी इस के ऊपर जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो P है, और इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो PS है, और इस PS का जो टेम्परेचर है वो T नॉट है और P का जो टेम्परेचर है वो T है। अगेन लेट P नॉट बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सुपर कूल्ड सॉल्वेंट एट टेम्परेचर T। ठीक है, हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो P नॉट है ये किसके इक्वल आ रहा है, T के ऊपर आ रहा है, और ये हम कहते हैं कि जी ये तो जो हमने फ्रीजिंग पॉइंट लिया है ना, अब ये जो P नॉट है ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, इसको हमने कहा कि ये जो है ये सुपर कूल्ड सॉल्वेंट है। देखें कि फ्रीजिंग पॉइंट से पहले उसकी मैक्सिमम कूलिंग गेन करेगा, जिसमें वो सॉल्वेंट ही रहेगा, फ्रीज नहीं होगा। तो सुपर कूल्ड का मतलब ये है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट से अभी कम है, लेकिन मैक्सिमम कह लें कि जितना वो कूल हो सकता है उतना वो कूल हुआ है, यानी हमारा जो लिक्विड सॉल्वेंट। तो इस ग्राफ को अगर आप दोबारा से मैं एक मतलब बता देता हूँ कि हमारे पास जो पी एस है ये वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जो प्योर हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट
एट फ्रीजिंग पॉइंट, और जो सॉलिड सॉल्वेंट है ये उसका वेपर प्रेशर है। P जो है ये वेपर प्रेशर है हमारे पास सोल्यूशन का और सॉलिड सॉल्वेंट का एट टेम्परेचर T, और PS जो है वो एट T नॉट। अब जो P नॉट हम ले रहे हैं ये आप देखें तो ये जो हमारे पास B पॉइंट है जो लिक्विड का हमने फ्रीजिंग कहा हुआ है ये उससे नीचे है। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर T के ऊपर ये जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट था ये फ्रीज नहीं हुआ था बल्कि सुपर कूल हुआ था। ठीक है, इस टेम्परेचर के ऊपर ये सुपर कूल था, फ्रीज नहीं था। फ्रीज का मतलब है कि अगर फ्रीज तो वो कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे जाके फ्रीज हुआ है। तो अभी ये पीछे है तो यहाँ पे ये सुपर कूल है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है इस सुपर कूल का वो पी नॉट है। अब हमारे पास तीन वेपर प्रेशर है, एक पी है, ये किसका है, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और पी एस जो है ये सॉलिड या प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और पी नॉट जो है ये सुपर कूल सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। अच्छा जी, पॉइंट जी, ये जो हमारे पास पॉइंट जी है ये उसी का है। सॉरी, नाउ सिंस पॉइंट जी एंड बी lie on the same vapor pressure curve, both of them must be related by Clausius-Clapeyron equation। कि हमारे पास जो पॉइंट बी है और जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है एक ये, और जो पॉइंट जी है ये आप देखें कि सेम ही जो है हमारे पास ये दोनों पॉइंट जो है पी एस वाला और पी नॉट वाला दोनों एक ही कर्व के ऊपर आ रहे हैं और दोनों वेपर प्रेशर के लिए हैं, और दोनों जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर है। एक बी जो है ये टी नॉट के ऊपर है, जी जो है वो टी के ऊपर है। तो इसको जैसे हमने पहले कहा था कि क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो हमने यूज़ की थी, उसी तरह हम यहाँ भी जो है वो ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर डिफरेंट जो वेपर प्रेशर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं जैसे हमने पहले किया था। तो वो इक्वेशन जो है हमारे पास ये वही सेम इक्वेशन है, लॉग ऑफ पी एस ओवर पी नॉट। यहाँ हम क्योंकि पी एस और पी नॉट को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं तो ये दो वेपर प्रेशर लेंगे, और पी एस और इसके ऊपर जो हमारे पास टेम्परेचर्स हैं वो टी और टी नॉट है। ये जो पहला स्टेप हमने किया था लास्ट टाइम जिसमें ये टी नॉट यानी ये जो हमारे पास था ये 1 ओवर टी नॉट माइनस 1 ओवर टी, सॉरी 1 ओवर टी -1/t नॉट था। ठीक है, तो उस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप जो है ये अगर देखें तो ये इक्वेशन को हम वैसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इसमें जो डेल्टा एच भी है ये आपको पहले पता है कि ये हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। सिमिलरली सिंस पॉइंट्स ई एंड बी lie on the same sublimation curve, they must be given by the equation। ठीक है जी, हमारे पास जो पी एस और पी नॉट है ये हमने बी और जी के लिए किया है, तो ये दोनों हमारे पास सेम कर्व के ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह जब हम सेकंड जो है जिसमें हमारे पास जो पी एस और पी जो है इसको हम देखेंगे कि हमारे पास जो पी एस है ये हमारे पास टी नॉट के ऊपर है, और जो पी है प्रेशर जो पी है वेपर प्रेशर वो टी के ऊपर है। तो ये भी दो टेम्परेचर्स के ऊपर है। पहले हमने जो है वो पी नॉट और पी एस को किया क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं। अब जो पी है और उसके साथ जो पी एस है ये भी दोनों जो है वो टेम्परेचर्स के ऊपर हैं और एक ही कर्व के ऊपर देखें ये दोनों जो है वो लाई कर रहे हैं। इसमें पहले जो थे वो इसके ऊपर कर रहे थे, अब ये दोनों। तो इनको अब हम अगर कंपेयर करेंगे तो उसी क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यूज लगाएं। यहाँ पे जो है वो एक डेल्टा एच वी की जगह पे हमने डेल्टा एच एस लगाया है, और ये जो है ये क्या है, ये हीट ऑफ सब्लिमेशन है। वहाँ पे हीट ऑफ वेपराइजेशन था, ये हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट है, क्योंकि हमने ये सॉलिड सॉल्वेंट का जो है वो यहाँ पे कर्व जो है उसका पॉइंट ये हमने लिया हुआ है। तो इसके लिए हम जो है वो वेपराइजेशन की बजाय हम सॉलिड है तो हम जैसे मैंने बताया कि सॉलिड की अगर हम वेपर सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में करें तो सब्लिमेशन होती है, इसलिए हम यहाँ पे हीट ऑफ सब्लिमेशन लेंगे। ये दोनों में जो है वो फर्क है, और ये वही क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है उसमें हमने उसी तरह लगाना है। अब जस्ट हमने जो पिछली इक्वेशन थी उसको जो है वो पहले रखना है और माइनस उसमें से हमने ये वाली इक्वेशन जो है वो माइनस करनी है। तो हमारे पास जब हम माइनस करेंगे
तो ये जो है वो देखें, ये वाली साइड एस सच आ गई, ये जो है एच एस वाली, और ये पिछली इक्वेशन जो थी वो भी एस सच यहाँ पे आ गई। ये आप जो है वो हमने जस्ट वैसे ही उनको लिख दिया ये माइनस के साथ। इसी तरह हमने ये जो दो इक्वेशन इस साइड्स हैं, इस ये वाली साइड्स हैं, इसमें आएगा हमारे पास एक्चुअली ये जो है ये यहाँ पे मैंने किया है, इसको देखें हमारे पास जो है लॉग रूल है एक के, लॉग एक्स और वाई जो होता है वो इक्वल होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। हमारे पास जो ये वाली साइड है यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या आएगा, लॉग पी एस ओवर पी नॉट आएगा, जो पिछली इक्वेशन में है माइनस लॉग पी एस ओवर पी जो है ये वाली इक्वेशन में आएगा, ये दोनों माइनस होंगे। अब लॉग रूल के अकॉर्डिंग इसको अगर हम ओपन करें तो लॉग पी एस माइनस पी नॉट आएगा इसका, और इसी तरह ये माइनस साइन वैसे ही आ गया, और ये ब्रैकेट में हमने लिखा तो ये इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये लॉग पी एस माइनस पी आ जाएगा। अब इसको आप ओपन करें ब्रैकेट्स को, लॉग पी एस वैसे आएगा, माइनस लॉग पी नॉट आ जाएगा, माइनस ये लॉग पी एस आएगा। जब हम ये ब्रैकेट ओपन करते करें और उसके बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज होते हैं, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अंदर वाला जो पॉजिटिव है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस जो था ये माइनस हो जाएगा, और ये जो अंदर वाला माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ये उलट उलट हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल है कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस होते हैं और माइनस माइनस जो है वो प्लस होते हैं। अब जब ये हमने ओपन किया तो इसमें देखेंगे ये लॉग पी एस जो है ये और प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास प्लस लॉग पी माइनस लॉग पी नॉट ये जो है बचेगा। ये इक्वेशन जो है ये लॉग पी माइनस लॉग पी नॉट जो है ये हमारे पास बच गया। अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, ये इन दोनों में अगर देखें तो आर टी नॉट टी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह आर टी नॉट टी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों में कॉमन है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ऊपर वाली साइड अगर आप देखें तो इन दोनों में टी नॉट माइनस टी जो है इसमें भी और इसमें भी टी नॉट माइनस टी कॉमन है। ये टी नॉट माइनस टी कॉमन जो है वो हमने बाहर निकाल दिया। बाकी हमारे पास जो है वो क्या बचा, डेल्टा एच वी माइनस डेल्टा एच एस ये बचा। लेकिन हमने जो है इसको उलट करने के लिए यानी एच एस को पहले लिखने के लिए और एच वी को बाद में लिखने के लिए हमने यहाँ से जो कॉमन लिया है वो माइनस साइन के साथ हमने लिया, यानी टी नॉट टी जो है वो हमने माइनस के साथ कॉमन ले लिया, या आप कह लें कि माइनस टी नॉट माइनस टी जो है हमने कॉमन ले लिया। यूं समझ लें या यूं समझ लें कि हमने इसको माइनस के साथ जो माइनस बी जो है वो हमने इसमें से कॉमन लिया और टी नॉट माइनस टी बी जो है वो कॉमन लिया। जब हम ये कॉमन लेंगे तो डेल्टा एच एस जो है जो कि माइनस होना चाहिए था वो अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन बात वहीं पे आ जाएगी, अगर हम ये ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये डेल्टा एच वी जो पॉजिटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए इस इक्वेशन में और इसमें कोई फर्क नहीं है, जस्ट हमने कॉमन लिए हैं। अब कॉमन लेने के बाद आप देखें इसमें डेल्टा जो है वो एच एस और माइनस डेल्टा एच वी इंटू टी नॉट माइनस टी, और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब ये जो था ये हमने मल्टीप्लाई जो किया था इसी रूल के तहत, जो हमने लॉग रूल पढ़ा है उसके तहत अगर हम इसको दोबारा से जो है वो लिखना चाहें तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये लॉग पी माइनस लॉग पी नॉट है तो ये नेचुरल लॉग पी आवर पी नॉट जो है वो हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास फिर देखें ये वही है सेम, उसमें हमने कोई भी जो है वो चेंज नहीं की। अब इसमें जो फैक्टर था जिसकी वजह से हम इसको प्लस माइनस कर रहे थे, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच वी जो है ये इक्वल होता है डेल्टा एच एफ के, और ये हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट होती है। फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट ये हीट ऑफ फ्यूजन होता है, यानी डेल्टा यानी अगर आप हीट ऑफ सब्लिमेशन में से एक सॉल्वेंट है उसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन हमारे पास है और उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास है, अगर हम दोनों को आप माइनस कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एक्चुअली उसकी हीट ऑफ फ्यूजन यानी डेल्टा एच एफ होती है। अब हमने ये डेल्टा एच एस और डेल्टा एच वी की जगह पे डेल्टा एच एफ जो है वो पुट कर दिया है, और बाकी हमारे पास ये देखें टी नॉट माइनस टी और टी नॉट टी ये जो है वो एस एच आ गया।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हमने क्या किया है, टी नॉट माइनस टी जो है ये अभी हमने पीछे किया था कि ये हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको हमने कहा था कि टी नॉट माइनस टी है और ये किसके इक्वल है, डेल्टा टी एफ के इक्वल है। तो माइनस डेल्टा एच एफ इंटू डेल्टा टी एफ, टी नॉट माइनस टी की जगह पे हमने डेल्टा टी एफ लगा दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये अब क्या बनेगी, लॉग पी ओवर पी नॉट is equal to delta HF delta TF R T naught T. Question 7.20 relates the vapor pressure of a solid solvent at temperature T. ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये किसको रिलेट कर रही है, सॉलिड इसमें जो इन्वॉल्व है सॉलिड सॉल्वेंट एट टेम्परेचर T to the vapor pressure of the pure liquid solvent at the same temperature. ठीक है, एक ये सारा जो हमने ग्राफ में देखा था ये सारी वही है, बट सिंस द वेपर प्रेशर of the solid solvent and solution are equal at temperature T, which is the freezing point of the solution. Question 7.20 also relates the vapor pressure of the solution of that of the pure solvent at temperature T. If we assume now the Raoult's law is applicable to the solution, then ये हमने अब जो है वो पी नॉट और पी जो है इसको करना है। बाकी जो है हमने ये सारी चीज़ें जो है पहले डिस्कस की हैं कि हमारे पास किस टेम्परेचर के ऊपर किसका जो है वो जो है वो इक्वल है, ये सारी वही दोबारा से यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। अब अगर हम इस क्योंकि हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर हम रॉल्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो वो क्या है, पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एक्स वन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स टू। ये भी पिछले लेक्चर में हमने किया था कि ये कैसे जो है वो पी ओवर पी नॉट जो है वन माइनस एक्स टू के इक्वल आता है। अब इसमें जो है x1 x2 जैसे ये आपको पहले पता है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है। तो इक्वेशन में हमने जो है वो अब ये log p और p नॉट की जगह हमने 1 माइनस x2 लगाया हुआ है। फॉर dilute solution x2 is very small, so log 1 minus x2 is equal to माइनस एक्स टू एंड टी नॉट इंटू टी इज इक्वल टू टी नॉट स्केयर। ये भी हमने पिछले लेक्चर में सारी डिटेल से बात की थी कि जो ये टी नॉट इंटू टी है ये रिड्यूस सॉल्यूशन के लिए टी स्केयर क्यों होता है और एक्स टू के वन माइनस यानी लॉग वन माइनस एक्स टू जो है ये माइनस एक्स टू के इक्वल क्यों आता है। ये सारी चीज़ें पिछले में जो है वो डिस्कस की थी। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा क्यों तो मतलब ये आप पिछले लेक्चर में से ये सारा जो है वो क्लियर कर सकते हैं कि ये टी स्केयर यहाँ पे कैसे आया। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि ये जब हम इसको लॉग रूल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो बहुत डिल्यूट सोल्यूशन है तो उसके लिए हमारे पास फिर हम जो है वो इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू माइनस एक्स टू कर देते हैं और टी नॉट इज इक्वल टू टी हम कंसिडर करते हैं कि अगर तो फिर हम इसलिए जो है वो टी नॉट क्योंकि इसमें अगर बहुत डिल्यूट है तो उसका डिफरेंस जो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा टी और टी नॉट का, तो हम इसको ऑलमोस्ट इक्वल कर लेते हैं। बाकी ये पिछले लेक्चर में डिटेल से हमने किया हुआ है। ओके जी, हमने अब क्या किया इसकी जगह पे माइनस एक्स टू आ जाएगा और टी नॉट इंटू टी की जगह पे ये टी नॉट स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ से हमने डेल्टा टी एफ की वैल्यू लेनी है। तो एक तो ये है कि ये माइनस साइन जो है ये दोनों तरफ है तो ये दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इस वजह से यहाँ पे आपको माइनस साइन नज़र नहीं आ रहा। सेकंड ये है कि आपने यहाँ से डेल्टा एच एफ लेनी है तो डेल्टा एच एफ आप यहीं पे रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज इधर लेके आएंगे। यानी डेल्टा एच एफ जो है इसको आप इसी साइड पे फॉर एग्जाम्पल सॉरी डेल्टा टी एफ हमने निकालना है। डेल्टा टी एफ यहाँ पे आएंगे तो जब डेल्टा एच एफ दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जो आर टी नॉट स्केयर जो है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा यानी ऊपर चला जाएगा डिवीजन के। और x2 यहाँ पे क्या हो रहा है ये एज सच ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यूज इस तरफ जो है वो शिफ्ट की हैं और इस इक्वेशन को हमने ये लिख दिया है। दोबारा से देख लें ये हमारे पास नेगेटिव साइन इसलिए खत्म हो जाएगा कि इक्वालिटी की दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ है। और एक्स टू हम यहीं पे रहने देंगे, डेल्टा एच एफ इधर लेके आएंगे तो ये ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। आर टी स्केयर जो है यहाँ नीचे है तो इस साइड पे आके ऊपर आ जाएगा और एक्स टू जो है ऐसा रहेगा और डेल्टा टी एफ जो है वो ऐसा इधर ही रहेगा। तो ये हमारे पास डेल्टा टी एफ इंटू और टी नॉट स्केयर और डेल्टा एच एफ
इंटू x2 आ जाएगी। अब ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे पिछले में हमने मॉलिक्यूलर वेट के लिए किया था, यहाँ भी हम जो है वो अब मॉलिक्यूलर वेट के लिए ये कर रहे हैं। अब फर्दर मोर हमारे पास जो x2 है ये n2 और n1 प्लस n2 है, जो विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n2 और n1। ये भी सारी चीज़ें हमने डिटेल से पहले डिस्कस की हुई हैं, और n की जगह पे हमने ये जो है वो क्योंकि हमारे पास n जो है नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, तो वो हमने लगाया, उसको सॉल्व करके ये हमारे पास W2M1 और W1M2 आएगा। ये भी पिछले में सारा जो है वो डिटेल से डिस्कस किया गया है कि ये किस तरह आता है। उसके लिए आपको जो है वो पिछला जो लेक्चर था वो अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है यहाँ पे, तो आप पीछे देख के वो क्लियर कर सकते हैं। where n1 n2 जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट हैं रिस्पेक्टिवली। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन, तो ये हम उसी इक्वेशन में डेल्टा TF में हमने जो है वो n1 n2 की जगह पे जो है वो ये वैल्यूज पुट की, जिसमें ये वेट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये RT स्केयर ओवर डेल्टा HF है, और ये हमारे पास जो है RT स्केयर ओवर LF आ गया है। ये LF क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और ये इसका फार्मूला होता है डेल्टा HF ओवर M1। ये डेल्टा HF ओवर M1 कहाँ से आया, ये हमारे पास है डेल्टा HF। अगर आप यहाँ से M1 जो है इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डेल्टा HF के साथ डिवाइड हो जाएगा। जस्ट हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये जो M1 है ये नीचे आके 1 ओवर M1 हो जाएगा, और जब 1 ओवर M1 होगा तो ये डेल्टा HF ओवर M1 जो है वो हो जाएगा, और उसकी जगह पे ही फिर हम जो है वो LF हमने लगा दिया है, डेल्टा HF जो है वो उसको ख़त्म कर दिया है। ये इस तरह की जो इक्वेशन हमने पहले भी पीछे भी हमने ये काम किया था, उसमें भी ये था। लेकिन अगर मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि ये हमारे पास डेल्टा HF है, ठीक है जी, डेल्टा HF है, ठीक है। और ये डिवीजन के ऊपर जो है ये हमारे पास सारी वैल्यूज, बाकी मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ M1 में लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ये ऊपर M1 था, इसको हम जब हम नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर डेल्टा HF मल्टीप्लाइड बाय जो M1 ऊपर है, तो जब ये नीचे आएगा तो ये 1 ओवर M1 हो जाएगा, यानी उलट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, डेल्टा HF ओवर M1, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये जो है ये किसके इक्वल है, ये LF के इक्वल है, जिसको हमने कहा कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। सो हमारे पास इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो चुकी है, इसमें RT स्केयर LF इंटू W2 ओवर W1M2 आ जाएगा, और ये आ गया। अब ये हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सॉरी ये यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इक्वेशन 7.23 है ये वाली, 7.23, यानी यही जो ऊपर इक्वेशन है ये उसी की बात हो रही है, 3.6 की बात नहीं हो रही। अच्छा जी, ये हमने क्या किया है, ये भी हमने स्टेप पहले पिछली मरतबा किया था, हमने 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है डेल्टा TF इज इक्वल टू RT नॉट स्केयर LF, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये जो RT नॉट स्केयर और LF है ये KF के इक्वल है, और ये जो सारा है ये M के इक्वल है, ये हमने पहले किया हुआ है। इसको देखें कि ये क्या है, RT नॉट स्केयर ओवर 1000 LF जो है ये कांस्टेंट है फॉर ईच सॉल्वेंट, और इसको हम मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जब हमारे पास M जो है वो 1 होगा, यानी व्हेन M इज इक्वल टू 1, ये वाला इसके साथ जो फैक्टर है वो सारा 1 होगा, तो KF जो है ये इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा TF, ठीक है ना। इसको हमने वहां पे इक्वेशन में KF पुट किया ना, यानी जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो क्या थी, डेल्टा TF डेल्टा TF
इज इक्वल टू के एफ, और के एफ क्या था, ये था जिसकी जगह हमने के एफ लगाया था, के एफ इंटू ये एम, यही था। अब अगर हमारे पास m जो है वो 1 हो, यानी 1 जो है वो मोलल हो, तो हमारे पास के ये दो फैक्टर फिर ज़ाहिर है इक्वल होंगे। टी एफ जो है वो किसके, के एफ के इक्वल आएगा, यही हम यहाँ पे कह रहे हैं। और जो हमारे पास के एफ है उसको हमने कहा कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है या फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है। सो the molar depression constant can thus be defined as the depression in the freezing point of solution of unit molality। यानी जो डिप्रेशन ऑफ द, ये जो मोलल कांस्टेंट है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जी ये क्या है, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है एट m इज इक्वल टू 1, मीन के 1 मोलल की अगर आप जो है वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ले तो वो क्या होगा, वो आपका मोलल कांस्टेंट होगा। ये सिमिलर उसी तरह पीछे भी हमने इस तरह का एक कांस्टेंट है वो जो वो वहाँ पे किया था, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था उसके लिए। ओके अब हमारे पास जो m है ये इसके इक्वल है, तो इक्वेशन जो है इज एनालोगस टू इक्वेशन 7.15 सिंस kf इज कांस्टेंट फॉर द गिवन सॉल्वेंट। हमारे पास जो kf है ये हर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होगा, देयरफॉर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ a solution is dependent only on the concentration of the solute and not on the nature of the solute। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास जो के एफ है कांस्टेंट होगा, तो ये डिपेंड करेगा उसकी कंसंट्रेशन पे, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की कि वो 1 मोलल का है, तो मोलल मींस ये कंसंट्रेशन है उसकी। इट इज़ फॉर दिस रीजन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये अगर कांस्टेंट है तो टी एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट, इसके लिए जो है वो हम वही यूज़ करेंगे, डेल्टा टी एफ के एफ और एम, और एम में जो है वो हम एम की जगह पे ये जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो लगाएंगे। यहाँ से हमने क्योंकि सल्यूट का निकालना है तो ये m2 इधर कर लें, बाकी सारी जो है वो ये उसी तरह है सिमिलर। ये सारा मैंने आपको वहाँ पे करके दिखाया था किस तरह हम जो है वो वैल्यू निकालेंगे। तो ये यहाँ पे जस्ट हमने किया क्या, m2 को इधर ले गए हैं और TF को जो है वो इधर लेंगे। हैज टू कैलकुलेट द मोलर मास KF ऑफ द सॉल्वेंट मस्ट बी नोन। द वैल्यू ऑफ KF इज obtained either फ्रॉम इक्वेशन 7.24 यूजिंग ये जो हमारे पास पीछे सी KF जहाँ हमने पुट किया था इसमें, यानी हमारे पास अगर टेम्परेचर हो और ये जो है ये दोनों फिर कांस्टेंट है, LF भी सेम होता है आपके पास अवेलेबल होगा उसका, R भी जो है वो, तो वहाँ पे जस्ट आपको टेम्परेचर की वैल्यू प्रैक्टिकली चाहिए होगी, वो लगा के आप जो है वो इसकी के एफ की वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हैं, और फिर आप के एफ की वैल्यू यहाँ लगाएं। बाकी आपके पास ये दोनों वेट हैं, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है, तो ये लगा के ये हम आपके मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट सॉल्वेंट्स जो हैं वो डिफरेंट मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं उनके, विच आर गिवन इन टेबल। ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टेबल है, ये है जी, ये के एफ वैल्यूज जो है वो कुछ की दी हुई हैं, यानी आप कैलकुलेट उस कर भी सकते हैं लेकिन ये गिवन भी हैं। ठीक है, हर टेम्परेचर इन टेम्परेचर्स के ऊपर ये इनकी के एफ वैल्यूज हैं। ओके ये जी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें आपको ये दी हुई है क्वालिटी क्वांटिटी जो है वो दी हुई है सुक्रोज की। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट है, उसमें आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सोल्यूशन का आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये इस तरीके से फाइंड करेंगे, और ये फ्रीजिंग पॉइंट ये सॉल्व एग्जांपल है, इसको आपने खुद जो है वो खुद से करके भी जो है वो आपने इसको खुद से जो है वो चेक करना है इसको देख के, ताकि इस तरह का अगर कोई न्यूमेरिकल हो तो फिर वो आप जो है वो इजीली सॉल्व कर सकें।